हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 12 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो 499 रुपीज़ का, जो मंथली वो 99 का, और एनसीईआरटी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 399 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन 15 अगस्त तक लेते हैं तो आपको ये 399 में अवेल हो जाएगा। करना क्या है आपको कि 399 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, और जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट्स को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में है, जीसीसी के बारे में। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जीसीसी जो है वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है कंट्रीज़ का अरेबियन पेनिनसुला में। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जीसीसी इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में फॉस्टर करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जीसीसी के वो पर्शियन गल्फ रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं कैसे। देखिए जो जीसीसी है ना वो देखिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है अरेबियन पेनिनसुला में। 1981 में ही इस्टेब्लिश हुआ गया था। उसका काम था क्या, सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और कल्चरल कोऑपरेशन को मेंटेन करना। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? बहरैन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। और जो लास्ट स्टेटमेंट था ना कि जो जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जीसीसी की वो पर्शियन गल्फ के रीजन के अंतर्गत आती हैं। एक बार आप मेंबर कंट्रीज़ को देख सकते हैं मैप में भी। देखिए मैप में आपको दिख जाएगा यहाँ पे कुवैत, बहरैन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया, यही 6 कंट्रीज़ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ब्लू बॉन्ड के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि चाइना फर्स्ट कंट्री था वर्ल्ड में इन बॉन्ड्स को लॉन्च करने वाला। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इन बॉन्ड्स को रेज इशू इसलिए किया गया था कि कैपिटल को रेज किया जा सके, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके दूसरी कंट्रीज़ में। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। इस हिसाब से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाता है। आइए ब्लू बॉन्ड्स के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। देखिए जैसे यहाँ की मेंशन है ना कि ब्लू बॉन्ड जो सबसे पहले रिलीज़ किया गया था वो सेशल्स के द्वारा रिलीज़ किया गया था, ना कि चाइना के द्वारा। इसलिए वो जो स्टेटमेंट है वहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। अब जान लेते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट या डेवलपमेंट बैंक रिलीज़ करती है या इशू करती है। किस लिए? कैपिटल को रेज करने के लिए, जिससे कि वो जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट इन नीड ऑफ मनी है तो वो क्या करेगी, बॉन्ड को इशू कर देगी मार्केट में, और जो इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बॉन्ड में वो इन्वेस्ट कर देंगे बॉन्ड में। अब उससे फ़ायदा क्या होता है कि गवर्नमेंट को मिल जाता है पैसा और इन्वेस्टर को मिल जाता है एक सर्टिफिकेट जो वो प्लेज करके अपना पैसा एक फिक्स टर्म डिपॉजिट, एक फिक्स टर्म टाइम के बाद गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं। तो जिस इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देगा, और इस बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि ये बॉन्ड से जो पैसा कैपिटल रेज होगा वो फाइनेंस करेगा मरीन और ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट्स को। देखिए बॉन्ड रिलीज़ करने का फ़ायदा क्या होता है ना कि जैसे किसी चीज़ को एक्सपैंड करना, जैसे कोई कंपनी है उसको एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, आईपीओ रिलीज़ कर देती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो उसी तरह जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो बॉन्ड रिलीज़ कर देती है। बैंक को भी अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वह एफडी पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जैसे एफडी पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, सारे जितने भी लोग हैं जिनके पास सरप्लस अमाउंट है वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देंगे कुछ टर्म पीरियड के लिए, और जब उनका टर्म पीरियड पूरा हो जाएगा तो वो एक सर्टिफिकेट जो बैंक देती है उनके सामने प्लेज करेंगे, और जो उनका डिपॉजिटेड मनी है उनको मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। तो ये है बॉन्ड के बारे में। तो और जो इसकी तीसरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए इससे होगा क्या, ये हेल्प करेगा, जो कैपिटल रेज होगा वो हेल्प करेगा मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, गवर्नेंस को भी इम्प्रूव करने के लिए, और डेवलपमेंट करेगा सेशल्स की ब्लू इकोनॉमी को। जो ब्लू बॉन्ड है ना वो इंस्पायर हुआ है ग्रीन बॉन्ड से। जैसे ब्लू बॉन्ड है मरीन के लिए तो ग्रीन बॉन्ड है क्लाइमेट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है। ये स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि फेलियर ऑफ क्रिस्प मिशन का फेलियर ही इसका इमीडिएट कॉज था इस मूवमेंट के लॉन्च होने का। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को विथ सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस के साथ। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हिंदू महासभा ने सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आइए तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। तो आइए क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे क्रिस्ट मिशन ही इमीडिएट कॉज था उस मूवमेंट के लॉन्च होने का। दूसरा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था इस मूवमेंट का। यहाँ तक कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया था। हिंदू महासभा ने तो ओपनली अपोज भी किया था इस क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉल को, यहाँ तक कि बॉयकॉट भी कर दिया था और कहा था कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है तो इंटरनल सिक्योरिटी को एंडेंजर कर देगा, ये मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ई संजीवनी के बारे में है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक टेलीमेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है वो सीडैक के द्वारा डेवलप किया गया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं ई संजीवनी के बारे में। यहाँ पे देखिए, ई संजीवनी या ई संजीवनी ओपीडी दोनों के दोनों जो है प्लेटफॉर्म वो है किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और जो टेलीमेडिसिन होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को डिलीवर किया जाता है आईटी का यूज़ करके। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसपे आप वीडियो कॉल के थ्रू कंसल्टेशन ले सकते हैं डॉक्टर को, तो वहाँ पे आईटी का यूज़ करके आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और जो ई संजीवनी है वो डेवलप किया गया सीडैक के द्वारा, जो कि मोहाली में है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आर्टिक सर्कल के बारे में है। तो हमें पता करना है कि आर्टिक सर्कल कहाँ कहाँ से पास करता है। तो बताइए कहाँ कहाँ से पास करता है। रशिया, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रशिया, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क सब जगह से पास करता है, इसलिए ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं आर्टिक सर्कल के बारे में। देखिए, जो आर्टिक सर्कल होता है ना वो पास करता है आर्टिक ओशियन से, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से, नॉर्थ एशिया से, नॉर्दर्न अमेरिका से और ग्रीनलैंड से। आर्टिक सर्कल में जो है ना वो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और यूएस का अलास्का रीजन जो है, और आइसलैंड और कनाडा भी। एक बार देख लेते हैं आर्टिक सर्कल को। देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का आप देखेंगे ना तो कनाडा के रीजन में दिखेगा, लेकिन वो जो है टेरिटरी है वो यूएस के अंतर्गत आती है, यहाँ पे यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है। रशिया, उसके बाद आपका फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड, ये 8 कंट्री है जिनको आपको याद रखना है, सबके सब आर्टिक सर्कल में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन जो है ना वो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, अपीडा के बारे में। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्टैच्यूटरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अपीडा ने एक फार्मर करेक्ट पोर्टल को डेवलप किया है जो कि प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म जहाँ पे तीनों के तीनों जो हैं वो इंटरैक्ट कर पाएंगे। वो 3 कौन है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज और एक्सपोर्टर, ये तीनों एक जगह इंटरैक्ट कर पाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट कहता है जो अपीडा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जानते हैं अपीडा के बारे में। देखिए क्या है, अपीडा को जो इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था अंडर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985। अपीडा ने रिप्लेस किया था किसको? प्रोसेस फूड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को। अपीडा जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है और जो फाइनल इन्फॉर्मेशन है वही रिगार्डिंग है कि ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है फार्मर कनेक्ट पोर्टल, जहाँ पे तीनों के तीनों इंटरैक्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन जो है वो है IEBR के रिगार्डिंग, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो ये बताइए, न्यूज़ में ही रहता है, तो ये क्या है? पहला स्टेटमेंट जो कहता है एक फाइनेंसिंग है जो कि रिसीव की गई है IFC मसाला बॉन्ड्स के थ्रू। दूसरा कहता है कि ये रिसोर्स है
पीएसयू का, जो कि रेज किया गया लोन एंड इक्विटी के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट है, अगर डेफिसिट है तो उसको मोनेटाइज किया जाता है किसके, फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि ये बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर कैपिटलाइजेशन है कमर्शियल बैंक्स का। तो बताइए कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सेकंड जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं आईईबीआर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो आईईबीआर है ना, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए यूनियन गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है ना वो बजट के बाहर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ठीक है। और आईईबीआर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट करता है रिसोर्सेज जो कि पीएसयू के द्वारा रेज किए गए हैं, या तो प्रॉफिट में से, या तो लोन देकर, या तो इक्विटी के थ्रू। तो ये आईईबीआर के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। नासाम्स एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बेचा जाएगा इंडिया को किस कंट्री के द्वारा, तो रशिया, इजराइल, यूएसए, फ्रांस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएसए। तो आइए जान लेते हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है नासाम्स के बारे में, जिसका मतलब है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। देखिए हाल में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अप्रूव किया है पोटेंशियल सेल को, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, किसको, इंडिया के लिए। तो इसमें होता क्या है कि देखिए जो है ना ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, इसको हम लोग कहते हैं नासाम्स। ये जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो होती हैं उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है पर्टिकुलर प्लेस पे, जिससे कि हमारी वो सिक्योरिटी को एनहांस कर सके। तो देखिए इसमें होता क्या क्या है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में। इसमें रडार होगा, लॉन्चर होगा, टारगेटिंग होगा, गाइडिंग सिस्टम होगा, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी होगी, स्ट्रिंगर मिसाइल्स भी होगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। जैसे अगर आप मिसाइल डिप्लॉय कर देते हैं और आपके पास एक रडार सिस्टम है, तो अगर कोई फॉरेन कंट्री आपके ऊपर अटैक करता है, तो ये जो मिसाइल अगर फॉरेन कंट्री की तरफ से मान लीजिए एंटर कर रही है आपके रीजन में, तो रडार उसको डिटेक्ट कर लेता है। और डिटेक्ट करने के बाद जब आप ये डिफेंस सिस्टम जो है आपका काम क्या करता है कि इस मिसाइल को नष्ट करने में मदद करता है। रडार से आपको सिग्नल मिलेगा, आप एक यहाँ से मिसाइल लॉन्च करेंगे सरफेस टू एयर, और एयर में ही जो फॉरेन कंट्री की मिसाइल है उसको तहस नहस कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है वो लाहौर में साइन की गई थी 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और प्रेसिडेंट अयूब खान के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इस ट्रीटी के अंतर्गत होगा क्या कि इंडिया कंट्रोल करेगा वेस्टर्न रिवर्स को और पाकिस्तान कंट्रोल करेगा ईस्टर्न रिवर्स को। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी हाल में ही न्यूज़ में थी, क्योंकि हर 2 साल में एक बार इंडस वाटर ट्रीटी पे हमारी मीटिंग होती है, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था इस मीटिंग के लिए, जो कि अटारी चेक पोस्ट पे होने वाली थी। और जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट इसलिए था क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो साइन हुई थी कराची में, ना कि लाहौर में, इसलिए वो गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी इसलिए इनकरेक्ट था ना कि जो हम कंट्रोल करते हैं, यानी इंडिया जो कंट्रोल करता है वो ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर को कंट्रोल करता है, जैसे ब्यास, रावी और सतलज को। और जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है वो वेस्टर्न साइड की रिवर को कंट्रोल करता है, इंडस, चेनाब और झेलम को। इसीलिए वो वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आइए मैप में भी सारी रिवर्स को लोकेट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा एलओसी है, ये है रावी, ब्यास, सतलज, जो कि इंडियन साइड पे है। और जो बाकी जो तीनों रिवर है जो वेस्टर्न साइड वाली है, इंडस, झेलम और चेनाब, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये मैप में आप याद रखिएगा कौन सी रिवर किस साइड है और कौन इसको कंट्रोल करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो 10th क्वेश्चन है वो सन स्पॉट्स के रिगार्डिंग है। आइए स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सन स्पॉट वो एरिया है जो कि डार्क अपीयर होता है सन की सरफेस पे। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो सन स्पॉट है वो डार्क इसलिए अपीयर होते हैं क्योंकि वो हॉटर होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस। सन सरफेस की जो अदर पार्ट्स हैं उससे ज़्यादा हॉटर होते हैं सन स्पॉट्स। तो
तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाता है। आइए जान लेते हैं सनस्पॉट्स के बारे में। सनस्पॉट हाल में ही न्यूज़ में थे। सनस्पॉट्स का एक नया मैसिव ग्रुप को लोकेट किया गया, डिटेक्ट किया गया है, जिसका नाम है AR2770, जिन्होंने एमिट किया है माइनर स्पेस फ्लेयर्स। देखिए इस स्पेस फ्लेयर का इम्पैक्ट तो अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ इस माइनर वेव्स की वजह से क्या हो गया है, आयोनाइजेशन हुआ है। उसकी वजह से कुछ रिपल्स जो हैं वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में नज़र आई हैं। तो पहला स्टेट, और यहाँ पे मेंशन है ना कि अपीयर एज अ डार्क, जो सन स्पॉट होता है वो डार्क अपीयर होता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए अनकरेक्ट था क्योंकि जो सन स्पॉट होता है वो कूलर होता है सराउंडिंग सरफेस ऑफ द सन से, इसलिए वाला स्टेटमेंट जो था वो इनकरेक्ट था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो नॉलेजफुल। देखिए लाइक करने से क्या होता है कि कुछ होता नहीं, बस होता ये है कि एक तरह से हम लोग को क्या है, मॉरल सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छी वीडियोस को लाया जाए। और अगर आप हमारे फ्री स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून, हैव अ गुड डे।